नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर में। तो मैं कृष्ण कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल का पहला चैप्टर जो है भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि संसाधन होता क्या है? संसाधन क्या है? संसाधन जो है, संसाधन मानवीय आवश्यकता को पूरा करने में जो सहायक होता है उसको संसाधन कहते हैं, जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है। जैसे पेट्रोल मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है, कोयला मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है, यहाँ पे लोहा जांच ये सब जो है मानव की आवश्यकता को क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। तो क्या संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध वह सारे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल, कोयला, लोहा, जांच, टंगस्टन आदि। ये होगा। और इसमें एक और चीज है कि संसाधन दो तरीके के होते हैं, जैविक संसाधन और भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन जो है उसमें आपका जो भूमि, जल, पेट्रोल ये सब आपका आ गया भौतिक संसाधन, जिसका उपयोग मानव अपने आवश्यकता अनुसार करता है। और जैविक संसाधन जैसे हो गए वनस्पति, जल, वन्य प्राणी, ये सब जो है जलीय जीव, ये सब जो है जैविक संसाधन में आते हैं। अब इसके आगे जो है एक और चीज है कि सेवा भी एक प्रकार का संसाधन है। सेवा कैसे संसाधन है? उससे जो भी व्यक्ति है वो लोगों को संतुष्ट करता है, लोगों की आवश्यकता उसको पूरा करता है। इससे सेवा भी क्या है? एक संसाधन है। ठीक है। हमारे विश्व में जो ऐसे भी देश होते हैं जिनका जो संसाधन जो है भरपूर है, लेकिन उनका विकास नहीं हो पाता। क्यों नहीं पता? मानव संसाधन की कमी होती है। मानव भी क्या है? एक प्रकार का जो संसाधन है। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी आगे चलते हैं संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का जो वर्गीकरण है वो कैसे हुआ है, किन किन आधारों पर संसाधन का वर्गीकरण किया गया? तो वर्गीकरण जो है संसाधन का 4 भागों में किया गया है, जो कि क्या क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, जिसमें आता है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। फिर उपयोगिता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण है, जिसमें आता है नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय संसाधन। इसके बाद तीसरा जो आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन, जो होता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा है विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, जिसमें संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोश संसाधन जो है शामिल है। ये संसाधन का वर्गीकरण इन 4 चीजों में किया गया है। तो इसके बारे में जैव संसाधन क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, इस सब के बारे में जो है आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या है? उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का जो वर्गीकरण होता है उत्पत्ति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर बोला जाता है संसाधन 2 तरह के। कौन कौन? जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है कि ऐसे संसाधन जिसको हम जैव मंडल से प्राप्त करते हैं, या फिर ऐसे जो सजीव होते हैं उसको जैव संसाधन में मानते हैं। नॉर्मल मानो जिसमें सजीवों के सभी लक्षण होते हैं उसको जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, वन्य जीव, जलीय जीव, मछली हो गया, मत्स्य, पशु, ये सब जो है हमारे जैव संसाधन है। इसके बाद अगला है जो है अजैव संसाधन। क्या चीज है अजैव संसाधन? निर्जीव वस्तुओं का समूह। निर्जीव वस्तु के समूह को जो है अजैव संसाधन कहते हैं। जितने भी निर्जीव चीजें हैं, जैसे में आपका पेट्रोल, धातु, खनिज, चट्टान, ये सब जो आपका अजैव संसाधन में आएगा। निर्जीव वस्तु है क्या? क्या? चट्टान, धातु, खनिज, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। इतना क्लियर हो गया? अब चलते हैं उपयोगिता के आधार पर। हमने उत्पाद के आधार पर पढ़ लिया, उत्पत्ति के आधार पर। अब जो उपयोगिता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, जिसमें पहला आता है नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन क्या है? ऐसा संसाधन जिसका जो है किसी प्रक्रिया द्वारा उसका पुनः इस्तेमाल किया जा सके, पुनः उसको प्राप्त किया जा सके, उसको बोलते हैं नवीनीकरण संसाधन, नवीकरणीय संसाधन।
जिसमें आपको आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, इनका जो है रासायनिक या फिर भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा जो है इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे जो है नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत आदि। दूसरा जो है अनवीकरणीय ऊर्जा। ये क्या है कि ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कि अनवीकरणीय में क्या होता है कि ये एक ऐसा जटिल प्रक्रिया है जिसके विकास में जो लंबा समय लगता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं इसका निर्माण होने, उत्पत्ति होने में। और इसमें ऐसे भी संसाधन आते हैं जिनका जो केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, दोबारा वो नहीं आ सकते। एक बार प्रयोग करेंगे तो उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा और उसका हम अब प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसमें उदाहरण के लिए जो है जीवाश्म ईंधन, ये अगर नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, ये दोनों हो गया। इसके आगे चलेंगे हम अगला वर्गीकरण, इसको आप लोग लिख लो। इसके बाद आते हैं हम लोगों ने जो है आगे पढ़ चलते हैं स्वामित्व के आधार। हमने जो है उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया, संसाधन का वर्गीकरण, उपयोगिता के आधार पर पढ़ लिया। अब जो आते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण, जिसमें पहला जो है व्यक्तिगत संसाधन। इसमें 4 वर्गीकरण है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। 4 संसाधन है जिसमें जो व्यक्तिगत संसाधन आता है, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत यानी कि किसी खास व्यक्ति का अंतर्गत कोई भी संसाधन आता है। किसी खास व्यक्ति का अंतर्गत कोई भी संसाधन आता है तो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि बाग, बगीचा, तालाब, कुआं, ये किसी व्यक्ति के अंतर्गत आता है तो वह व्यक्तिगत संसाधन है। किसी पर एक व्यक्ति का स्वामित्व हो, निजी स्वामित्व हो, उसको व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं, जिसके मतलब में सरकार को लगान भी चुकाते हैं। दूसरा जो है वह है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक से मतलब पता चलता है कि समुदाय यानी किसी समूह द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि गांव है तो गांव में कोई भी चीज़ है तो वो सार्वजनिक है, समुदाय के लिए, पूरे गांव के लिए इस्तेमाल होता है, पूरा गांव उसका मिलकर प्रयोग कर सकता है। तो ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के सुलभ होता है, समूह के लिए सुलभ होता है। जैसे में शमशान, इसका उपयोग जो सभी लोग करते हैं, मंदिर इसका उपयोग सब लोग करते हैं, स्कूल इसका भी उपयोग करते हैं, पार्क इसका भी उपयोग सब करते हैं, खेल मैदान इसका भी उपयोग जो है सभी करते हैं। किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता है ये। और कौन से? व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसके बाद जो है आते हैं हम तीसरा पॉइंट, जो कि क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। क्या चीज है? राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर जो देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो जो भी राष्ट्र में जो भी उपलब्ध संसाधन उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, लीगल तरीके से, कानूनी तौर पर। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों को अधिग्रहण करके आम जनता के हितों में कर सकती है। जो है व्यक्तिगत संसाधन होते हैं उसके ऊपर अधिग्रहण करके वो आम जनता के हितों के लिए जो है उसका प्रयोग कर सकती है। ये होता है राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में जो है ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। जिसका नियंत्रण क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। इसमें क्या चीज होता है कि जो समुद्र तल से जो भी देश लगे होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी मान लो यहाँ पे जो है इंडिया है, इंडिया के नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी भाग है, नीचे पे हिंद महासागर है, तो यहाँ से तट रेखा से जो 200 किलोमीटर तक जो है इंडिया कुछ भी कर सकता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति की आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ तक जो भी कुछ खोद सकता है, कुछ भी कर सकता है हिंद महासागर में। और यही चीज अगर 200 किलोमीटर से आगे करना हो तो क्या करना पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो है सहमति प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद किसी देश का अधिकार नहीं होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई है जो इस अनुसंधान के लिए जो है अपना सहमति देती है कि हाँ, अगर कोई 200 किलोमीटर से आगे अपनी सीमा से आगे जाकर संशोधन करना चाहता है तो इसके बारे में हमें पहले बताए, हम उसको जो है
ऑर्डर देंगे या फिर जो भी आदेश देंगे उसके अनुसार जो है अनुसंधान करेंगे। ये हो गया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। तो आगे चलते हैं विकास के स्तर पर। विस्तार नहीं है यहाँ पे, क्या है विकास। विकास कर लो यहाँ पे। विकास के स्तर पर जो संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें पहला जो आता है वो होता है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन है, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में जो मौजूद होते हैं संसाधन, जिसका उपयोग अभी तक नहीं कर पाए हम, जिसका उपयोग में लाने की संभावना है, जो भविष्य में उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, वो होते संभाव्य संसाधन। जैसे में हिमालय के क्षेत्र के खनिज, जो हिमालय में खनिज होते हैं उनका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उनका खनन जो है अधिक गहराई में, मतलब खनिज को खोदने पाने के लिए हमें अधिक गहराई तक खोदना पड़ेगा, और इसलिए उसका जो क्या चीज है महंगा है। अगर उसको हम खोदेंगे तो खोदने में जो भी सामान लगेगा वो सब महंगा है, ज्यादा पैसा खर्च होगा, जिसके कारण हम इसका जो अभी इस्तेमाल नहीं करें, इसको भविष्य में जाके आगे जाकर हम इस्तेमाल करेंगे। कौन है? संभावित संसाधन है। इसके बाद है विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग सर्वेक्षण परार्थ यानी कि सर्वेक्षण के लिए किया जाता है, किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है। उपयोग हेतु क्या क्या मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है, उसको विकसित संसाधन बोलते हैं। जैसे कितने मात्रा में उपयोग करना है, उसकी गुणवत्ता क्या क्या चीज है, उसके बारे में निर्धारण होता है, वो होते हैं आपके विकसित संसाधन। आगे चलते हैं जो है भंडार संसाधन क्या होता है। विकास के स्तर पर संसाधन पढ़े तो उसमें तीसरा संसाधन जो है भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं लेकिन मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करने में सक्षम है, उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण इन्हें केवल भंडार संसाधन के रूप में देखा जाता है। मतलब कि ऐसे संसाधन जो मौजूद है पर्यावरण में, लेकिन जो उसका प्रयोग हम तकनीकी अभाव के कारण जो है नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें जो भंडार के रूप में ही देखा जाता है कि वो हमारे भंडार संसाधन है जिनका हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे में जल, हाइड्रोजन, खनिज, ऑक्सीजन, इनका जो है तकनीक के अभाव के कारण हम इसका जो है सही उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसका अगला संसाधन जो है संचित संसाधन। वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं, भंडार संसाधन ही होता है ये, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर जो है प्रयोग किया जाता है। जो भी तकनीक आपके पास है उसके ऊपर इसका जो है प्रयोग किया जाता है, उस हिसाब से जो इसको प्रयोग में लाया जाता है। किसको? संचित को संसाधन को। और ये भविष्य की क्या पूंजी है, ये तत्काल उपयोग में प्रभाव नहीं है, इसका वर्तमान में जो है सीमित उपयोग किया जाता है, अत्यंत ही सीमित तौर पे जो इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि विद्युत, जल का उपयोग बिजली बनाने के किया जाता है, लेकिन वो सीमित तौर पे किया जाता है। तो वही हो गया आपका संचित कोश संसाधन। ये हो गया स्क्रीनशॉट पे लो इसका। अब इसके बाद में आते हैं, हमने जो है संसाधन का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब उसके बाद संसाधन का नियोजन। बाद में संसाधन का नियोजन क्या चीज है? नियोजन का मतलब क्या होता है कि संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना ही जो है नियोजन कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि कई जगहों में क्या होता है कि संसाधन बहुत होते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग संसाधन होते हैं। जैसे कि मान लो झारखंड में जो है कोयला, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में जो है कोयला का जो है भरपूर मात्रा में जो है संसाधन मौजूद है, और आंध्र प्रदेश में जो जल संसाधन मौजूद है, लेकिन वो विकसित क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ का जो मानवीय संसाधन है वो विकसित नहीं है। मानवीय संसाधन का मतलब क्या होता है कि जो मानव का जो दिमाग है वो तेज नहीं है वहाँ पे। अगर अपने संसाधन का अगर पूरा उपयोग करे, जितने भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, तो वो अपने क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ा सकता है। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे, नियोजन क्या होता है। तो संसाधन नियोजन में सोपान में निम्न रूप से बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। सोपान क्या चीज है? सोपान में एक प्रकार से आप सीढ़ी ले सकते हो, सीढ़ीदार, जिसमें एक सीढ़ी पे, पहले सीढ़ी पर क्या करना चाहिए, दूसरे सीढ़ी पे क्या करना चाहिए, तीसरे सीढ़ी पे, ऐसे 4 सीढ़ियों में जो है इसको बांटा गया है।
तो पहला जो है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना, मतलब कि जितने भी देश में संसाधन उनकी पहचान कराना सबसे पहले ये जरूरी है। और दूसरे में क्या आता है कि सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार कर, जब इनका सर्वेक्षण हो जाएगा, संसाधन की पहचान हो जाएगी, तो उसके बाद इसका मानचित्र तैयार किया जाता है और गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर इनका आंकलन भी किया जाता है कि इनके क्या क्या गुण है और कितनी कितनी मात्रा में है, इन सब का जो है आंकलन किया जाता है। और तीसरा जो आपका आता है संसाधन विकास योजना में मूर्त देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिक कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करें, यानी कि संसाधन का जो है उपयोग करने के लिए मान लो तो उसमें कैसे हम उपयोग करेंगे, क्या चीज तकनीक का जो इस्तेमाल होगा उसका जो है रूपरेखा तैयार करें, क्या क्या चीज तकनीक से हम जो संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। और क्षेत्र में ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं भी देश पे जो है संसाधन नहीं होते, लेकिन वो अपनी मानवीय शक्ति के बल पर जो है सबसे आगे है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं जापान को, जापान के पास संसाधन की जो है बहुत कम है, तो लेकिन वो फिर भी जो है मानवीय संसाधन के बल पर जो है इतना आगे निकला हुआ है जापान। इसके बाद चौथा है राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना में जो है समन्वय स्थापित करना। दोनों योजना में क्या करना है, समन्वय स्थापित करना है। इसके बाद आते हैं संसाधन का संरक्षण। तो संसाधन कैसे जो है संरक्षण किया जाए ताकि वो आने वाले भविष्य में भी जो है काम करे। तो संसाधन का संरक्षण क्या था, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग। विवेकपूर्ण का मतलब क्या है कि जितनी आवश्यकता के अनुसार ही उस संसाधन का प्रयोग करें, उससे अधिक जो उपयोग ना करें हम लोग। और क्या होता है इसमें प्राचीन काल से ही जितने कई जो है संसाधन तो समाज सुधारक के नेता है या फिर जो हमारे चिंतक है, पर्यावरणीय मतलब कि पर्यावरण से जो है जो अध्यक्ष होते हैं, इनका जो रक्षा करते हैं, वो उन लोगों ने जो है संसाधन के ऊपर जो है बहुत टिप्पणी की है कि इनका संरक्षण कैसे किया जाए। इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। पेट भरने के लिए जो है बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। और इसके साथ में जो है नर्मदा बचाओ अभियान भी शुरू किया गया मेधा पाटिका द्वारा, और चिपको आंदोलन भी शुरू किया गया किसके द्वारा, सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा ये शुरू किया गया, जो एक सराहनीय कदम है संसाधन संरक्षण में। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है अलग अलग कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें है पहला जो है आपका पृथ्वी सम्मेलन, पहला प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यह पर चलाया गया पृथ्वी सम्मेलन। ये कब से कब तक चला, कब इसका आयोजन किया गया, 1992 ईस्वी में जो इसका आयोजन किया गया। उसके बाद आता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, इसका आयोजन जो है 1957 में किया गया। फिर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, इसका जो है आयोजन जो है 2002 में किया गया, ताकि जो संसाधनों किस प्रकार संरक्षण कर रख सके उस चीज को बताने के लिए। और इसके बाद जो है संसाधन का सतत विकास। संसाधन सतत अवधारणा, इसमें क्या चीज है कि इसमें हम जो संसाधन को कैसे बचाए कि आने वाली पीढ़ी को जो है काम आ सके, और उसके अनुसार जो हमें जो है अपना विकास भी करना, साथ में जो अपने संसाधन को अपने जो है अपने लिए संसाधन का उपयोग भी करना है और आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई कठिनाई ना आए। क्योंकि अगर पहले देखा जाए तो इस संसाधन का जो है अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया, अंधाधुंध इसका जो है दोहन किया गया है, जिसकी वजह से इनका संरक्षण जो है अति आवश्यक हो गया है। और साथ में जो ये लोग इस संरक्षण को बचाने के लिए जो है अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ हमारा जो है पहला चैप्टर जो है भारत संसाधन उपयोग समाप्त होता है। आगे मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।